बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है पुणे के उस इलाके में जहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, वहां पर अब धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर है क्योंकि जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हुई थी, जिसमें खबर है कि मस्जिद पर भी पत्थरबाजी हुई, लोग सड़कों पर आए, हिंसा हुई, आगजनी तक हुई, भगवा झंडा लहरा दिया गया। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कुछ पत्थरबाजी की भी घटनाएं अब इलाके में, ये देखिए पत्थरबाजी जहां पर हुई और अब शिवाजी की तस्वीर वाला झंडा वहां पर लहराया गया। मस्जिद पर पत्थरबाजी की भी खबर है, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसके बाद ये धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि वहां पर आगजनी के बाद अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन थोड़ी तनावपूर्ण है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो पत्थरबाजी करते हुए कुछ वहां पर उपद्रवी, दरअसल कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। कोई सोशल मीडिया पोस्ट था, कुछ विवादित पोस्ट था, शिवाजी की मूर्ति के साथ कुछ छेड़छाड़ का भी आरोप था, जिसके बाद गुस्साए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। जिसने पोस्ट डाला उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, ये भी जानकारी आपको बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पत्थरबाजी की, पुणे से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पुणे के यवत इलाका है जहां पर सांप्रदायिक हिंसा जो है वो भड़की। और अब ये बताया जा रहा है कि दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेज शेयर करने के बाद ये दंगे जैसे हालात बने। हिंसा, गाड़ियों में, ये देखिए आप, गाड़ियों को फूका गया, कुछ दुकानों को भी फूका गया, आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। एक और चीज जो जानकारी अभी अभी मुझे मिल रही है कि अब धारा 144 वहां पर लगा दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, दरअसल एक कुछ विशेष समुदाय के मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक युवक ने कोई विवादित पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर। उसके दौरान यह बताया गया, उसके बाद जो है शिवाजी की प्रतिमा से भी छेड़छाड़ की खबर आई। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से छेड़छाड़ हुई, उसके बाद इलाके में तनाव बढ़ा। फिर हिंदूवादी संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे, वहां पर बवाल हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब वहां पर जब हिंसा, मुझे हटाइए एक बार, ये ब्रेकिंग के साथ आप ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए आप, ये मस्जिद के ऊपर, क्योंकि इन हिंदूवादी लोगों का आरोप है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई। और उसके बाद ये देखिए आप, ये तस्वीरें अलग अलग, दो तस्वीरें एक बार देखिए आप, सुनिए आप। मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा वहां पर बताया गया, शिवाजी का झंडा वहां पर लहराया गया। दुकानों, घरों में आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये देखिए आप, दुकान जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये एक तरफ भीड़ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानों में जगह जगह जो बेकरी शॉप्स हैं उनमें तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस की तरफ से। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल ये पूरा बवाल, एक बार मैं जल्दी से, दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हुआ है सब कुछ। कथित तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान का जिक्र था। यह मामला 4-5 दिन से चल रहा था। 28 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के कथित अपमान के विरोध में स्थानीय लोगों ने बंद, ये 3-4 दिन से चल रहा था, पहले बंद की अपील की गई। फिर कल बीजेपी के नेता और विधायक समेत कई लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ सभा की थी और फिर वहां पर लोगों को भी संबोधित किया गया था। बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे, लोगों को संबोधित किया, विधायक समेत कई लोग वहां पर पहुंचे, लोगों को संबोधित किया था। और फिर इसी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक हिंसा जैसे हालात वहां पर बने, विवाद बना, पैदा हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची
हालांकि आपको बता दें अब फिलहाल जो है वो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है पुणे में। जो पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, एक बार सुनिए क्या कुछ कहा वहां पर एक दुकानदार है, शायद उन्होंने बताया कि हुआ क्या था। सुनिए एक बार, सुनिए आप। आया उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है, एक 150-200 मीटर के आसपास, तो वहाँ पे वो जा रहे थे वो मस्जिद पे। तो वहाँ पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया, उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। ये आपने सुना, जिनकी बेकरी को जला दिया गया। गुस्साए भीड़ ने हिंसा की है, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी। और अब जो खबर है वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है उस इलाके में। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बड़ी खबर, ये देखिए आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये मस्जिद पर पत्थरबाजी करते हुए वहां पर कुछ उपद्रवी, कानून हाथ में लेते हुए हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, मस्जिद पर पत्थरबाजी, हालात काफी तनावपूर्ण। हालांकि पुलिस की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, थोड़ी तनावपूर्ण है लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, यह पुलिस की तरफ से कहा गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। धारा 144 वहां पर अब यह खबर मिली है कि लागू कर दी गई है। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई उस इलाके में। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से कथित छेड़छाड़ की खबर आने के बाद ये 2-3 दिन से मामला चल रहा था। बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे, विधायकों के साथ बैठक की, फिर ये कल हुआ, फिर आज ये वाली तस्वीरें आई और अब पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है। अब ये खबर मिल रही है। आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर, मोहन भागवत को फंसाने का प्लान था साहब हिंदू टेरर में। यानी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर या श्रीकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित से सिर्फ झांकी, मोहन भागवत भी थे बाकी। बात अब इसकी, बड़ा खुलासा। मोहन भागवत जी को भी लाने के लिए कहा गया। भयानक, झूठा और मनगढ़ंत केस के अंदर मेरे को इनको लाने के लिए आदेश दिया गया था, जो मैंने नहीं किया। मोहन भागवत का कोई संबंध ही नहीं था। नहीं, नागपुर को गया था, बहुत दिन तक रुका मैंने उधर, रुक के मैं वो काम नहीं किया। परमवीर सिंह साहब का आदेश था, उसके हायर अथॉरिटी का भी आदेश था। हिंदू ने कभी भी किसी तरह की कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी नहीं की है, हमेशा देश के लिए और सनातन के लिए खड़े रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लेने के लिए हो सकता है कि सरकार के दबाव में बयान दे रहे हो, पहले ये बताया कि तब सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे थे। ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। गलत है उसका बयान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कभी कोई नहीं कह सकता, न कहा है। जो कांग्रेस दल हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की घृणा करता है, उसे ईश्वरीय दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, पर हम सारे समाज ने भी कांग्रेस दल को दंड देना। आज की बड़ी खबर, सनातन शत्रुओं की साजिश से पर्दा हटाने वाली साबित हो सकती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से समझाऊंगा। 2007 में मालेगांव ब्लास्ट केस में कल जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर रिहा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित रिहा, 7 आरोपी रिहा, बाइज्जत बरी, तो उनमें से एक आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने यह दावा किया था
कि महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए खूब टॉर्चर किया था। यह दावा सुधाकर जी ने कल किया, एक आरोपी। तब कई लोगों ने कहा ये तो आरोपी है, ये तो खुद आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी, आप बाइज्जत बरी हुए, लेकिन अब तक तो आरोपी। तो इसलिए इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो खुद मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है ना, आज ये बड़ी खबर है। यही बात एटीएस के पूर्व ऑफिसर अधिकारी हैं महमूद मुजावर हुसैन, एटीएस के पूर्व अफसर, नाम महमूद हुसैन। आप सोचकर देखिए, मुस्लिम, मतलब ये मुस्लिम अफसर हैं और यही पोल खोल रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव था हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को एस्टेब्लिश करने का और मोहन भागवत को अंदर डालने का। ये इन्होंने दावा साहब ऐसा किया है। इन्होंने बताया कि 2007 के मालेगांव ब्लास्ट में उन पर दबाव डाला गया था कि वो संघ प्रमुख मोहन भागवत को उठा लें। ये एटीएस के पूर्व अफसर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि मोहन भागवत को उठा लो। उठा लेने का मतलब यह कि किसी भी तरह से मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ। इन पूर्व एटीएस अधिकारी जिन्होंने अब हिम्मत दिखाई और यह सच दुनिया को बताया, ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद वो कॉन्फिडेंशियल फाइल खोल दिया साहब, जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी। एक आरोपी ने तो बताया, वो अब आरोपी नहीं है सुधाकर जी, उन्होंने बताया था, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व ऑफिसर कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को फर्जी तरीके से फंसाने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। इन्हें ऑर्डर दे दिया गया था कि मोहन भागवत को उठा के लेकर आओ। इनका दावा है कि एटीएस के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के कई मामलों में, आरोपी परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के बेहद विवादित अफसर थे। इनका दावा है कि मुझे परमवीर सिंह ने बोला उठाकर लेकर आओ मोहन भागवत को। महबूब ने यह भी बताया कि मोहन भागवत को फंसाने के लिए उनके ऊपर काफी ऊपर से दबाव था। देखिए, इन एटीएस के पूर्व अफसर, महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर ने बताया कि मालेगांव विस्फोट के बाद उसकी जांच अचानक गलत दिशा में मोड़ दी गई। ये तो जांच करने वाले अधिकारी हैं, ये खुद बता रहे हैं कि हां, जांच को गलत दिशा में मोड़ा गया। इसे लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट कोर्ट में भी दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि अब क्यों जागे, अब क्यों जागे। कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे थे ना कि इतने सालों बाद अब क्यों इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये सच बताने आ गए। इन्होंने बताया साहब कि आज, बल्कि आज ही शायद समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय संसद ने पूछ रहे थे कि इनका अचानक से चक्षु खुले, हृदय परिवर्तन हुआ, अचानक से ज्ञान प्राप्ति हुई, अचानक से मीडिया के सामने आ गई है, क्या सोए हुए थे? नहीं साहब, सोए नहीं हुए थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक स्टेटमेंट कोर्ट में भी दिया था इसी तरह का। उन्होंने कोर्ट को लिखित तौर पर काफी पहले बताया था कि महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को मजबूत करने के लिए साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों के अलावा जिन 2 आरोपियों यानी कि रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे, ये 2 नाम ध्यान से सुनिएगा, रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे एटीएस ने आरोपी बनाया था। उन्हें एटीएस पहले ही एनकाउंटर में मार चुकी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये बहुत बड़ा सनसनीखेज विस्फोटक दावा एटीएस के पूर्व अफसर का। वो बता रहे हैं कि रामजी कालसांगरा और संदीप डांगे एटीएस ने आरोपी बनाया था, उन्हें एटीएस पहले ही एनकाउंटर में मार चुकी थी। फिर भी उन्हें ढूंढने के नाटक के लिए 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। महबूब मुजावर ने बताया, एटीएस के पूर्व अफसर ने, एटीएस टीम का हिस्सा बनाए जाने के बाद उन्हें रामजी कालसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार के बारे में कुछ सीक्रेट ऑर्डर्स दिए गए थे। इसके बाद उन्हें मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए नागपुर भेज दिया गया था। अधिकारियों के आदेश का पालन करने के लिए वो मजबूर थे। वो नागपुर गए, लेकिन फिर उन्होंने बताया वहां पर कुछ दिन रुके, लेकिन फर्जी तरीके से मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे केस फर्जी है, मोहन भागवत को फंसाया जा रहा है। सवाल ये आप सोच कर देखिए कि सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित नहीं, मोहन भागवत तक को हिंदू आतंकवाद के मामले में लपेटने की पूरी तैयारी थी। सवाल तो है साहब कि अगर मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की साजिश हुई तो इसका मास्टरमाइंड कौन था?
क्या एटीएस के अधिकारी मोहन भागवत को अपनी मर्जी से गिरफ्तार करना चाहते थे या वो भी राजनीतिक कठपुतली बने हुए थे? सबसे बड़ा सवाल साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यानी कि सेना और सनातनी चेहरों को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश क्या भगवा टेरर की थ्योरी को और मजबूत करने के लिए थी? और सोचिए, मोहन भागवत को अगर आतंकवाद के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता तो पूरी दुनिया में हिंदू आतंकवाद का ढोल पीटने वाले पूरी इस मामले को यूएन तक ले गए होते साहब। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोप किसी, अच्छा ये भी समझिए, किसी हिंदू ने नहीं लगाया। ये महाराष्ट्र के पूर्व ऑफिसर हैं, वैसे तो देख ऑफिसर ऑन ड्यूटी होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन हमको मजबूरी में बताना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो हिंदू हैं इसलिए अपने धर्म को बचाएंगे ही। साहब एक मुस्लिम ऑफिसर वो कह रहे हैं कि मुझे हिंदुओं को फंसाने के लिए कहा गया था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ाने के लिए कहा गया था और उनका जमीर जागा। वो कह रहे हैं कि मुझे मोहन भागवत को फंसाने के लिए कहा। कोई हिंदू ऑफिसर नहीं है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने की कोशिश हुई और मोहन भागवत को फंसाने की साजिश हुई। इसलिए तुष्टीकरण के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पैदा करने वाले नेताओं के लिए इनकी बात को काटना बहुत मुश्किल होगा। कि मोहन भागवत को लाने के लिए मेरे को आदेश दिया गया था, जो कि भयानक झूठा और मनगढ़ंत केस के अंदर मेरे को इनको लाने के लिए आदेश दिया गया था, जो मैंने नहीं किया, इसलिए मेरे पर ये केस हो गई। मोहन भागवत का कोई संबंध ही नहीं था, वो निष्पक्ष निष्पाप थे। वो उनका क्या संबंध है? कोई एविडेंस नहीं, क्या नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और वो ऐसा बड़ा झूठ काम मेरे पर जर देंगे तो मैं कैसा करूँगा? आज मेरी हालत क्या होती थी? अगर मैं वो झूठ काम करता था तो आज मेरी हालत क्या होती थी? ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। और साथ ही एनआईए कोर्ट का ऑर्डर न्यूज 18 के हाथ में है। एनआईए कोर्ट का ऑर्डर, ये मालेगांव ब्लास्ट केस में न्यूज 18 इंडिया को एनआईए कोर्ट के ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है। इस कॉपी में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो कांग्रेस सरकार में एटीएस की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाती है कि किस तरह से एटीएस पर दबाव बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एनआईए स्पेशल केस नंबर, ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस, ये एनआईए कोर्ट का ऑर्डर न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसमें क्या क्या लिखा गया है, ये पूरे कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, हमारे हाथ में है। क्या किस तरह से उस वक्त की सरकार के दौरान दबाव बनाकर महाराष्ट्र एटीएस से क्या क्या करवाया गया और महाराष्ट्र एटीएस की जांच को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बताता हूं, मालेगांव ब्लास्ट को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए उन पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है, साहब ये मेरे हाथ में है, कि कुछ दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका है। ये कोर्ट के ऑर्डर में है, पेज नंबर ये 1538। ये कुछ दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका है जिससे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को फंसाया जा सके। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया कि इस कथित छेड़छाड़ का मकसद झूठी साजिश का नैरेटिव तैयार करना था। और सुनेंगे, अदालत ये कह रही है इस कोर्ट ऑर्डर में कि मकोका कानून को गलत तरीके से लगाया गया, गलत तरीके से लगाया गया, जबकि उसके लिए आवश्यक कानूनी आधार मौजूद नहीं था। यह कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा गया है। ये सारी डिटेल्स है कि मकोका को गलत तरीके से लगाया गया जबकि उसके लिए कोई आवश्यक कानूनी आधार मौजूद नहीं था। सिर्फ ये आधार कि पुरोहित कुछ बैठकों में या मंचों में शामिल हुए, उन्हें मालेगांव ब्लास्ट की साजिश का हिस्सा नहीं माना जा सकता। ही वॉज ए डेकोरेटेड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। आदेश में यह भी झलकता है कि कर्नल पुरोहित को वर्षों तक बिना ठोस सबूत के जेल में रखा गया। इसलिए जब बीजेपी कहती है कि माफी मांग लो, तो हमारी नजर में इस महापाप की माफी काफी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें बिना ठोस सबूत के कर्नल पुरोहित को सालों साल जेल में रखा गया, जिससे जांच एजेंसियों की शक्ति के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एटीएस ने सेना की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बिना उचित समन्वय के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार और पूछताछ की।
साहब सवाल बहुत गंभीर है कि अगर ये सारी बातें कोर्ट कह रहा है तो क्या अब उन लोगों की गिरफ्तारी या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए जिन्होंने भगवा आतंकवाद के झूठ को सच बनाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया, टॉर्चर किया, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की 17 साल। आप जानते हैं सिर्फ मालेगांव नहीं, ये कहानी बहुत बड़ी है। 2006 से लेकर 2008 तक कई आतंकी धमाके हुए यूपीए काल 4 से 14 कई होते ही थे तब तो, मतलब इतने धमाके होते थे जिस दिन नहीं होते थे उस दिन खबर बनती थी। लेकिन जिसमें क्या हुआ, शुरुआत में हिंदुओं को आरएसएस से जुड़े लोगों को फंसाया गया। ऐसा शायद भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए किया गया। मैं कुछ आपको फैक्ट्स और फिगर्स देता हूं। 29 सितंबर 2008 मालेगांव ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा था, मुस्लिम युवकों को पहले, लेकिन एटीएस की जांच में केस पूरी तरह मोड़ दिया गया। साहब ये इंपॉर्टेंट है जानना, किसे फंसाया? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इनको फंसाया। उधर पढ़िए किसे बचाया, किसे बचाया। शुरुआत में कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया था, संदिग्ध आतंकवादियों को छोड़ दिया गया क्योंकि हिंदुओं को फंसाना था। 18 फरवरी 2007 समझौता ब्लास्ट, स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, रामजी, संदीप डांगे, राजेंद्र चौधरी को फंसाने की कोशिश। जबकि साहब सिमी से जुड़े आतंकवादी सफदर नागौरी को बचाने के आरोप लगे। बीजेपी का यहां तक आरोप था कि कांग्रेस के कहने पर आतंकियों को बचाया गया और हिंदुओं को फंसाया गया। बल्कि उस वक्त तो सिमी के आतंकवादियों ने धमाके में अपनी संलिप्तता जो है कबूल कर ली, फिर भी छोड़ दिया गया। सोच कर देखिए आप, हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद, आरएसएस के सुनील जोशी, लोकेश शर्मा को भी फंसाने की कोशिश। आरोपों के हिसाब से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को छोड़ा गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों को। इस पर आरएसएस के राम माधव ने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश ध्वस्त हो गई। वैसे 15 जून 2004 अजमेर ब्लास्ट केस में साहब असीमानंद, भावेश पटेल, इंद्रेश कुमार को आरोपी बनाया गया, जिसमें असीमानंद और इंद्रेश कुमार बरी हो गए। आरोपी भावेश पटेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने मोहन भागवत को फंसाने का दबाव डाला था। इशरत जहां याद है आपको? इशरत जहां एनकाउंटर केस में, वो इशरत जहां जो मोदी को असैसिनेट करने के लिए आई थी, आतंकवादी इशरत जहां जिसको उस वक्त यूपीए सरकार की एजेंसीज ने टेररिस्ट बोला, लेकिन जैसे ही पता लगा ये मोदी को असैसिनेट करने आई है, इशरत जहां भी एक तरीके से बिहार की बेटी से लेकर, याद है आपको, इशरत जहां को बचाने की कोशिश हुई, लश्कर तैयबा को बचाने के आरोप लगे। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर इशरत जहां को लश्कर आतंकी ना बताने का दबाव दिया गया था, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है, बल्कि वो तो एफिडेविट बदलने का भी आरोप लगाती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां पर एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस को अरेस्ट कर लिया गया। यह खबर मुझे मिल रही है, बांग्लादेशी मॉडल को अरेस्ट है, एक्ट्रेस है, ये कोलकाता में फर्जी तरीके से रह रही थी। बांग्लादेश की फेमस एक्ट्रेस है, फेमस मॉडल है, वो कोलकाता के जादवपुर इलाके में गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। इस महिला का वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन वो उसके बावजूद कोलकाता में रह रही थी और ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में अलग अलग जगहों पर जाती थी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट के अलावा बांग्लादेश की रेजिडेंट एयरवेज की एम्प्लॉय कार्ड थी, लेकिन यहां के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इसने यहां के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, फर्जी आधार कार्ड, अच्छा हाँ आ तो गया, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ये बांग्लादेशी, ये लोग कहते हैं कि एसआईआर क्यों हो रहा है, शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का क्यों हो रहा है, क्यों एनआरसी नहीं होना चाहिए, ये लोग कहते हैं। अभी देखिए, बांग्लादेश की एक्ट्रेस, बांग्लादेश की मॉडल कोलकाता के जादवपुर इलाके में फर्जी दस्तावेज बनाकर यहां रह रही थी, पकड़ी गई, अरेस्ट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सोच कर देखिए, अगर यही सब चलता कोलकाता में ये भी वोट डाल रही होती। भैया एसआईआर बहुत जरूरी है साहब, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहा है उसको राहुल गांधी खुली धमकी दे रहे, कह रहे ढूंढ कर, जो अधिकारी रिटायर भी हो गया ना, जो भी इस काम में लगा हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं राहुल गांधी उन अफसरों को, चुनाव आयोग के अफसरों को राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं। वो रिटायरमेंट हो गए उसके बाद भी ढूंढेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने धमकी दे दी। बात अब इसकी, जो हमें मिला है वो एटम बम, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप
इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें, ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे एक खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला है, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता, तो हम क्या करें। इनको चैलेंज है, इन्होंने चुनाव आयोग को क्यों नहीं अभी तक सबूत दिया है। ये झूठ बोलने का ठेका, राहुल गांधी झूठ बोलने का ठेका लेते हैं। ईसी को राहुल की रोज रोज की धमकी। साहब रोज रोज का हो गया ये। ईसी पे भी कह रहा है रोज रोज की धमकी देना बंद करे राहुल गांधी। धमकी ईसी के अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद ढूंढ ढूंढ कर देख लेने की। राहुल छोड़ेंगे नहीं ईसी के अधिकारियों को। हालांकि चुनाव आयोग ने भी इनकी रोज रोज की धमकी को गंभीरता से लेना शायद बंद कर दिया है। पूरी धमकी और इसी का रिएक्शन आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर दे देते हैं। ये धमकी वमकी से इतर बड़ी खबर है साहब। 65 लाख, अब ये कंफर्म हो गया। अब तक क्या था, अटकलें थी, ये था वो था, अब आ गया। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आ चुका है। बड़ी खबर है, 65 लाख वोटर डिलीट। 65 लाख वोटर बिहार वोटर लिस्ट से डिलीट। मतलब वहां धमकियां चल रही हैं और इधर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटरों के नाम शामिल हैं। 7 करोड़ 24 लाख। पहले कितने थे? 7 करोड़ 89 लाख डिलीट हो गए हैं साहब। 65 माइनस, मतलब वोटर शुद्धिकरण में कुल 65 माफ करिएगा, कम बोल दिए, 65.5 लाख वोटरों को लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। बड़ी खबर है ये आज की। अभी तो बंगाल में होना चाहिए, वहां तो बांग्लादेशी एक्ट्रेस वहां का वोटर आईडी और आधार बनाकर घूम रही है, वो भी वोट दे देती है अगर एसआईआर नहीं होगा साहब। लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार की नई वोटर लिस्ट को वोटर सर्विस पोर्टल पर जारी किया। और भी सुन लीजिए, जहां साहब कोई भी मतदाता अपना नाम चेक कर सकता है और अगर किसी का नाम नहीं है, उसको लगता है साहब मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उसका नाम कैसे कट गया या कोई गलत जानकारी है, तो वो इसकी शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है, इसमें प्रोविजन है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आयोग की तरफ से इसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। आप 1 महीने में चेक कर लीजिए आपका नाम है या नहीं है। मतलब आज यानी कि 1 अगस्त से शुरू हो चुका है और 1 सितंबर तक ये चलेगा। चुनाव आयोग ने क्लियर किया, किसी भी वोटर का नाम बिना कारण बताइए, बहुत जरूरी है। लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, कुछ लोग बहुत फेक न्यूज फैला रहे हैं इसको लेकर। जरूरी है, इसी ने क्लियर करा है कि किसी का नाम बिना रीजन दिए नहीं हटाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक अपनी ड्यूटी कर रहा है। वोटर लिस्ट का ये ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है। अब 65 लाख वोटर डिलीट होने के बाद बिहार में, अच्छा ये देखिए अभी तो प्रदर्शन चल रहा है, वहां तो होगी प्रक्रिया, यहां चल रहा प्रदर्शन। बिहार में शुद्धिकरण के मुद्दे पर आज संसद के बाहर फिर प्रियंका जी, दूसरी पार्टियों के नेता, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी हुआ। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल शामिल हुए, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग को बड़ी धमकी दे दी है साहब। कुछ लोग कह रहे हैं इसी को लास्ट वार्निंग है राहुल गांधी की, अब नहीं सहेंगे वो। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा उनके पास एटम बम है, एटम बम, सबूतों का ऐसा एटम बम है जो फटेगा तो चुनाव आयोग हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव आयोग को धमकी देते हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि ईसी में जो भी ये काम कर रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि, अच्छा मैं जो उन्होंने कहा कोट एंड कोट वो बोलता हूं, ईसी में जो भी ये काम कर रहा है सीधे ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, आप एक बार याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ट्रेजन है, गद्दारी है। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। हम यहां खत्म होगी बाइट, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोट एंड कोट, यहां खत्म। मतलब मेरा सवाल है कि हाथ में लाल किताब लेकर मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले, संविधान की कसमें खाने वाले राहुल गांधी संवैधानिक संस्था के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। कह रहे ढूंढ ढूंढ कर देख लेने की खुली धमकी। वो कह रहे हैं कि ट्रीजन है, गद्दारी है। ये राहुल गांधी तय करेंगे क्या गद्दारी है क्या नहीं। वो कौन होते हैं साहब?
ईसी के अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं। मतलब वो ये तय करेंगे, अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मतलब मैं कह रहा हूं अगर कोई अधिकारी उनके हिसाब से गलत कर रहा है तो आप कोर्ट जाइए ना साहब, अदालत जाइए। देख लेने की धमकी, दावा तो मोहब्बत की दुकान खोलने का, खुली धमकी, वो भी एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। साहब लोग लिख रहे हैं अभी सत्ता में नहीं है तो ये हाल है। राहुल गांधी की धमकी के बाद इस प्रक्रिया में लगे किसी मैं कह रहा हूं, आप सोच कर देखिए साहब, राहुल गांधी ने कहा जो भी इस काम में लगे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक छोड़ेंगे नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढेंगे। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की इस धमकी के बाद इस प्रक्रिया में लगे किसी अधिकारी के साथ कुछ हो गया, राहुल जी जिम्मेदारी लेंगे क्या? आप सोच कर देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई नहीं, इसे ईसी की संवैधानिक ड्यूटी किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने। शायद इसलिए संवैधानिक ड्यूटी कर रहे चुनाव आयोग ने इसे राहुल की रोज रोज की धमकी बता दिया। चुनाव आयोग कह रहा है रोज रोज की धमकी। चुनाव आयोग का जवाब दिखाने से पहले राहुल की रोज रोज की धमकी। और बीजेपी ने इस पर क्या कहा है? वैसे तो सभी को विरोध करना चाहिए, बीजेपी क्या साहब, ये तो अगर आप चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं, देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया कह रहे थे हमारे कॉन्क्लेव में ऐसी की तैसी कर देंगे। सुनिए एक बार, मोहब्बत की दुकान सुनिए। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। तंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें, ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया? भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। वो फटे, हम बुझाएंगे। ये बयान आपने सुना, एटम बम फटेंगे, सबूत, इतना बड़ा एटम बम। वो तो ढूंढ कर अधिकारियों को वो कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ कर। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे चुनाव आयोग ने हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी अब निराधार आरोप लगा रहे हैं और निर्वाचन आयोग तथा उसके कर्मचारियों को धमकाने तक की भाषा पर उतर आए राहुल गांधी जी, जो कि निंदनीय है। साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वो, ध्यान से सुनिए, रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोपों को अवॉइड करें। रोज रोज की दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करें और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दें, अवॉइड करें। राहुल गांधी के इन बयानों को अवॉइड करें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए यह भी कहा, निर्वाचन आयोग ने, सुनिएगा, फैक्ट चेक किया राहुल गांधी जी को कि 12 जून 2025 को एक मेल भेजा राहुल गांधी को। राहुल गांधी नहीं आए, उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने बताया कि 12 जून 2025 को एक लेटर भी भेजा, राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर किया कि राहुल गांधी की तरफ से साहब आयोग को अब तक कोई लेटर ही नहीं मिला है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए अब तक के सभी आरोप, जिसमें कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव तक के आरोप शामिल हैं, इस पर एक विस्तृत फैक्ट चेक जारी कर दिया। साहब रोज रोज का फैक्ट चेक, एलओपी का फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। देखिए आप, थप्पा लगा दिया जाता है मिसलीडिंग का। राहुल गांधी, सोचिए, एलओपी अच्छा लगता है, यह अपमान है। यह खुद राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था, राहुल गांधी के देखिए सर पर लगा दिया मिसलीडिंग। उनके आरोप पर मिसलीडिंग, गलत, भ्रामक बताया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, क्या कहा है सुनिए। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट तैयार करने में चुनाव आयोग के कर्मचारी समेत सभी दलों के बीएलए ने अहम भूमिका निभाई थी। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट सबको दी गई थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई थी। लोकसभा चुनाव को 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, 1 साल, लेकिन कांग्रेस के एक भी हारे हुए उम्मीदवार ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई याचिका दायर नहीं की। क्यों? राहुल गांधी कह रहे गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? फिर
और यही राहुल गांधी अब ट्रंप की जुबान में जुबान मिला रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया इकोनॉमी मरी हुई है, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। यहां ईसी फैक्ट चेक कर रहा है और इस स्टोरी में कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी का फैक्ट चेक कर रहे हैं कि नहीं साहब, हमारी इकोनॉमी मरी हुई नहीं है। ये देखिए अब आप। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. कोई confusion है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें ख़त्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। राहुल गांधी बात Anybody who's tracked Donald Trump will know that he makes flippant comments about everybody. He's made yet another flippant comment. Let's not take this seriously. Even after making flippant comments, he goes on to have negotiations and comes to understandings. तो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। राहुल जी के पास अपना स्रोत तो है नहीं, वो दुनिया में जो भी भारत का विरोधी हो जाता है, भारत के विरोध में बोलता है, वो उनका अपना हो जाता है और उसका वो वक्तव्य ले लेते। अपने देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं लेते हो क्या? साहब इसको ऐसे समझिए, इंडिया की इकोनॉमी, आपके हमारे भारत की इकोनॉमी राहुल गांधी और ट्रंप की नजर में मरी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी को लगता है कि आपके हमारे भारत की इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी है। और मैं कह रहा हूं राहुल गांधी फंस गए हैं, ये बोलकर वो फंस गए हैं साहब, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्हें गलत बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस में एक तरीके से गृहयुद्ध छिड़ गया। कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं साहब, ये मैं नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सुनाऊंगा बयान। कल राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर किसी को लगता है ना कि भारत आर्थिक रूप से बर्बाद है या इकोनॉमी मरी हुई है, तो गलतफहमी है। राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं भारत की इकोनॉमी डेड होने की बात गलत है। राजीव शुक्ला ने बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर दिया, लेकिन हमें लगता है साहब इन्हें तो पता होगा ना राहुल गांधी ने क्या बोला है, फिर भी इन्होंने राहुल गांधी के बयान को काटा और बोला नहीं इकोनॉमी डेड नहीं है। तो हमें लगा साहब कि कुछ नेता है जो जिनके लिए परिवार से पहले देश है। राजीव शुक्ला ने राहुल गांधी को गलत साबित किया। सिर्फ ये नहीं, और सुनिए, शशि थरूर, इनको तो मौन व्रत पे भेज दिया। शशि थरूर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं कि डेड इकोनॉमी कहना गलत है। थरूर भी कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को डेड कहना बेतुका है। तो सोचिए वो किसका एजेंडा पंचर कर रहे हैं। ये तो पंचर छोड़िए, एजेंडा राहुल गांधी का एजेंडा डेड कर दिया ना। वो राहुल गांधी इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एजेंडे को डेड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा सेट करने की कोशिश की, उसको डेड। अच्छा ये देखिए ना, और कार्ति चिदम्बरम, सबके लिए साहब देश पहले है, हमारे देश की इकोनॉमी मरी हुई कहेंगे कोई कहेगा। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी को डेड बताने वाले बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि कार्ति चिदम्बरम ने नाम ट्रंप का लिया, लेकिन उनका यह बयान अब किसके लिए मैसेज है? राहुल कह रहे हैं हाँ मरी हुई इकोनॉमी है, ये सारे नेता कह रहे हैं नहीं बिल्कुल मरी हुई नहीं है। कौन कह रहा है मरी हुई है? सुनाते हैं आपको, सुनिए। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है, तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। Anybody who's tracked Donald Trump will know that he makes flippant comments about everybody. He's made yet another flippant comment. Let's not take this seriously. Even after making flippant comments, he goes on to have negotiations and comes to understandings. Our ties with
any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. गाड़ियां डूबी, सड़कों पर सैलाब, रेलवे स्टेशन के अंदर जल प्रहार, अंडरपास डूबे। जल प्रहार की ये तस्वीरें आई हैं सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क से। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। सड़कों पर पानी ऐसे बहते दिखा मानो कोई उफनाई नदी हो। जो गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं उनकी जल समाधि बन गई। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वालों को पानी के रूप में मौत दिखाई देने लगी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फराटा मारने वाली कारें सरेंडर कर चुकी थी। हर जगह सैलाब का प्रचंड प्रहार नजर आने लगा। यही नहीं, न्यूयॉर्क में तेज बारिश की वजह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन आइलैंड के बे स्ट्रीट इलाके में पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। कई घरों में पानी घुस गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने हालात को देखते हुए स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक रोक दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। बाढ़ की वजह से कई हाईवे बंद करने पड़े। रेल सेवाएं और उड़ानें भी प्रभावित हुईं। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर गुरुवार को मौसम ने कहर बरपाया। न्यूयॉर्क सिटी से लेकर फिलाडेल्फिया तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम लोगों की मदद में जुटी हैं। उधर ताइवान के चांगहुआ जिले में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा असर शियांगशान गांव में दिखा, जहां तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गईं और देखते ही देखते पूरे इलाके में पानी घुस गया। सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा, जिससे वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। कई घरों में पानी भर गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में जुट गईं। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।